नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोटिंग नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने नेशनलिज़म के बारे में बताया है, पेट्रियाटिज़म क्या होता है, नेशनलिज़म क्या होता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन के टाइप में उसमें बताया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको यहाँ समझने में कुछ चीज़ें आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं 19th सेंचुरी नेशनलिज़म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज़म जो एक पूरा सेंटेंस बोला जाता है ना, 19th सेंचुरी नेशनलिज्म, इस तरीके से आपने हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर होता है। तो ये क्यों बोला जाता है? असल में ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे पहले भारत कोई देश नहीं था। इंडिया पूरा एक कोई देश नहीं था, बल्कि ये कई सारी डायनेस्टीज़ में बटा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे वो सिर्फ अपने राजा को ही शासक मानते थे, और जो उनकी प्रजा होती थी उसी को देश मानते थे। और भारत करीब 500-550 रियासतों में इसी के आसपास में बटा हुआ था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने भारत को एकजुट कर दिया, ठीक है। कोई प्रजा नहीं, कोई राजा नहीं, सबकी, जितने भी राजा थे, जितनी भी उनकी प्रजा थी, हर किसी की एक ही आइडियोलॉजी हो गई, ठीक है। एक टाइप से हर कोई एक ही मिशन को प्राप्त करने के लिए या एक ही मिशन को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के लड़ने लगा, ठीक है, एकजुट हो गया। तो इस तरीके की भावना आना शुरू हुई, ठीक है। तो कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है। कुछ छोटे इंसिडेंट्स थे, कुछ बड़े इंसिडेंट्स थे। छोटे इंसिडेंट्स ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जिसमें लोग एकजुट हुए। उसके बाद कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसमें हम कुछ, जैसे सोशल रिफॉर्मर आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, इस तरीके के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने लोगों को एकजुट किया, लोगों को जितने भी सोशल इविल्स थे उनको हटाने का प्रयास किया, और लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी शासन को प्रेज़ किया। वो प्रेज़ इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ी उस समय कोई भी शासन व्यवस्था प्रॉपर थी नहीं, तो अंग्रेज़ पूरी शासन व्यवस्था भारत की एक प्रकार से संभाल रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसी वजह से अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था को प्रेज़ किया और इसका विरोध भी करते थे, क्योंकि जितनी भी अच्छाइयाँ होती थी अंग्रेज़ी शासन की उन सबको प्रेज़ करते थे, और जितनी भी बुराइयाँ होती थी उन सब का विरोध करते थे। बुराइयाँ क्या क्या होती थी? जैसे यहाँ पर पीजेंट्स की जो हालत थी उसके ऊपर कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने बोला, और जो यहाँ पे शोषणकारी जो नीति थी अंग्रेज़ों की, जैसे यहाँ पे ट्रेड में जो शोषणकारी नीति थी, कई सारी ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी ट्रेड में, जो यहाँ का माल जो यूरोप बन करके जाता था, और जो भी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जितनी ये सारी चीज़ें यूरोप में थी, ब्रिटेन में थी, वही यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर थे उनकी डिमांड कर रहे थे कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, और एक बड़े लेवल पर, एक मास लेवल पर इन लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, और लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना आई, ठीक है। मगर उससे पहले यहाँ पर हम छोटे छोटे कुछ इवेंट पढ़ने जा रहे हैं जो इन बड़े इवेंट से पहले हुए थे, और इन्होंने भी राष्ट्रभक्ति की भावना लाने में और लोगों को एकजुट करने में, लोगों को आगे इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाइयाँ हुई थी उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए यहीं से उनको मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ था। तो सबसे पहला जो मूवमेंट हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, ये हालांकि ये 1857 के विद्रोह के बाद का है, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो था वो समझ लीजिए पहला इवेंट था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, जिसमें भारतीय हालांकि हार गए थे, हम लोगों की जीत नहीं हुई थी, लेकिन इसने भविष्य में भारतीयों को मोटिवेट किया कि हम लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ सकते हैं, और एक प्रकार से लोगों को अवेयर किया कि देखो अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें एकजुट होकर के इनके खिलाफ़ लड़ते रहना होगा, तभी यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये 1857 के विद्रोह के बाद भी कुछ रिवोल्ट हुए, जैसा कि मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, ये देखिए मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देयर वर सीरियस ट्रबल्स इन बिहार एंड बंगाल वेयर द कल्टिवेटर्स वर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स टू ग्रो इंडिगो।
देखिए इसका मैंने एक सेपरेट पूरा लेक्चर इंडिगो कल्टीवेशन और इंडिगो प्लांटर्स पर वीडियो मैंने पूरी बनाई है, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए क्या होता था कि 1833 में कुछ ब्रिटिश प्लांटर्स आते थे। प्लांटर्स मतलब जो बागबान होते हैं, वो ब्रिटिशर्स होते थे, और वो यहाँ पर 25% भूमि पे, किसानों की 25% भूमि जो होती थी उसको रेवती या तो निज सिस्टम के आधार पर ऑक्यूपाई कर लेते थे, और फिर उसके बाद उस पर नील उगवाते थे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था नील उगाने में, उनको घाटा हो रहा था और किसान बहुत परेशान थे। और नील उगाने के बदले में ये उन्हें कर्जा देते थे कम ब्याज दर पर, ठीक है। तो इधर से ये कर्जे में डूब जाते थे। कहने का मतलब है कि जैसे ये भूमि है, इसके 25% पर नील उगाई जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे किसान 25% भूमि पे नील उगा रहा है, ठीक है। ये एक अंग्रेज है, हैं, ये इनसे नील उगवा रहा है, ये बेचारा किसान है इधर, ठीक है। तो अब ये क्या करता था, ये इसे लोन दे देता था कम इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये लोन दे देता था, ठीक। तो अब ये अब इसके ऊपर लोन का भार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसके पास लोन का भार हो गया किसान के पास, ठीक है। तो अब ये बाउंड हो जाता था यहाँ पर नील उगाने के, और ये इसको वापस कर नहीं पाता था। सॉरी अगर थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए ये यार ये क्या हो रहा है। देखिए ये किसान है, ठीक है, और ये अंग्रेज है, ठीक। तो क्या होता था कि ये इसे लोन दे देता था, ठीक, कम इंटरेस्ट पर 25% भूमि की खेती पर, ठीक है। ये खेत है, ये 25% भूमि पे नील उगाने पर ये इसे लोन दे देता था, ठीक है, कम ब्याज दर पे। तो ये जो किसान है ये इसका लोन चुकाने में असफल हो जाता था, इसलिए ये बाउंड हो जाता था यहाँ पर, ये हमेशा नील उगाता रहता था, ठीक। और इसका नुकसान क्या होता था, पहली चीज़ तो इसको नील उगाने में घाटा हो रहा था, ठीक है। इसको नील उगाने में फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ये नील उगा करके इसको देता था अंग्रेज को, ठीक, ये उसका बहुत ही कम पैसा इनको देते थे। और दूसरी चीज़, इसने अंग्रेज से लोन ले रखा था, ठीक है, जिसको ये चुका नहीं पा रहा था, ठीक, जिसको ये चुका नहीं पा रहा था, इसने अंग्रेज से लोन ले रखा था, ठीक। और दूसरी चीज़, इसको बहुत ही कम पैसा मिल रहा था नील उगाने का, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इससे ये कर्जे में डूबा जा रहा था, और इस ज़मीन पर ये और भी कई सारी चीज़ें उगा सकता था नील की जगह पर। जैसे उस समय ये इतनी भूमि पर चावल उगा सकता था, ठीक है, और कुछ भी उगा सकता था। तो नील की खेती से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़, नील की जड़ें बहुत ही लंबी होती थी, जिसकी वजह से वो मिट्टी को खोद देती थी, ठीक है। और नील की अगर खेती हो जाती थी तो खेत खुद जाता था, खेत में गड्ढे हो जाते थे, जिसकी वजह से और फसलें लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए इन्होंने अप्रैल 1860 में नील को उगाना बंद कर दिया और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यहाँ मतलब क्या, मैं जो इंडिगो वाला है मूवमेंट वाला, इसको मैंने फिर से बोलूँगा एक सेपरेट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा सा मैंने सही से इसमें एक्सप्लेन नहीं करा है, सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप से आपको देने की कोशिश करी, मगर आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है। तो इसके नाम में ही देखिए, नॉन कॉपरेशन मतलब अब हमें कॉपरेट आपके साथ नहीं करना है। किसको कॉपरेट नहीं करना है, जो यहाँ पे भारतीय थे उनको अब अंग्रेज़ों के साथ कॉपरेट नहीं करना है। उनकी इस पॉलिसी से भारतीय बहुत ज़्यादा निराश हैं, इसलिए अब उन्होंने एक रिवोल्ट छेड़ दिया, जिसमें क्या करा, उन्होंने जितने भी बागबान थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके घर जलाना शुरू कर दिए, और नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, और नील की फैक्ट्रियों में आग लगा दी, ठीक है। जिसकी वजह से अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि ये रिवोल्ट धीमे धीमे बंगाल में फैल गया था, ठीक है। बंगाल और बिहार में आमतौर पे ये खेती होती थी नील की, मगर ये रिवोल्ट बंगाल में मेन हुआ था, ठीक है, जो 1860 वाला रिवोल्ट था। तो एक इंडिगो कमीशन बनाई गई सन 1860 में, जिसने किसानों का पक्ष लिया, ठीक है, और उनको उनके अधिकार दिलवाए, ठीक है। जो इंडिगो कमीशन बनाई गई थी, इसलिए अधिकार दिलवाए और इसलिए पक्ष लिया क्योंकि अंग्रेज़ 1857 के विद्रोह से डरे हुए थे, और वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई विद्रोह हमारे विरुद्ध में हो जाए, इसलिए उन्होंने किसानों का पक्ष लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो रिवोल्ट हुआ उसे बोलते हैं कूका मूवमेंट। ये देखिए, तो कूका का मतलब क्या होता है।
कूका मेनली सिख धर्म का एक समुदाय था जो कि आवाज़ उठाते थे, कूक कूक आवाज़ उठाते थे, तो उसी से इनको कूका कूका बोला जाने लगा। ठीक है, तो कूका मूवमेंट था। द कूका मूवमेंट इन पंजाब बिगेन्स एज एन अटेम्प्ट टू प्योरीफाई द सिख रिलीजन। ठीक है, ये मेनली सिख रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए एक प्रकार का आंदोलन छेड़ा गया। द कूकाज अटैक्ड द कास्ट डिस्टिंक्शंस, वर्शिप ऑफ आइडियल्स एंड टॉम्स, ठीक है, एंड कंजम्पशन ऑफ मीट, लिकर एंड ड्रग्स। तो मेनली इन्होंने सिख धर्म को प्योरीफाई करने के लिए कई सारे जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी इविल्स थे, उनके ऊपर लोगों का प्रकाश डाला और वो चीज़ें लोगों को करने के लिए मना करें, जैसे कि लिकर का सेवन, मीट का सेवन, गवर्नमेंट जॉब्स को आप बॉयकॉट करें, जो अंग्रेज़ों की जॉब्स थी उनको आप बॉयकॉट करें। ठीक है, और जो आइडियल्स की मतलब जो मूर्ति पूजन होता है और जो टॉम्स में, ठीक है, जो पूजन होता है, उन सब का इन्होंने विरोध करा। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मीट, लिकर और ड्रग्स का भी विरोध करा बाय 1863। ठीक है, अब ये 1863 तक आते आते द मूवमेंट अज्यूम्ड द पॉलिटिकल कैरेक्टर। इस मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, एक पॉलिटिकल रूप ले लिया। ठीक, द कूकाज लीडर बालक सिंह एंड राम सिंह आज देयर फॉलोअर्स नॉट टू एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। तो कुछ इसमें लीडर हैं जैसे बालक सिंह और राम सिंह, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने बॉयकॉट किया था गवर्नमेंट जॉब्स को और फॉरेन गुड्स को। तो इन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको बॉयकॉट करने के लिए कहा, फॉरेन गुड्स को और ये गवर्नमेंट जॉब्स को। ठीक है, तो अब अगला रिवोल्ट हुआ। अगला रिवोल्ट कहाँ पर हुआ? अगला रिवोल्ट हुआ डेक्कन में। ठीक है, और इस रिवोल्ट को लेड किया वासुदेव बलवंत फाड़के ने। ये मेनली एक आर्म्ड रिवोल्ट था जो कि डेक्कन में हुआ था और इसको लेड किया था महाराष्ट्र में, मतलब ये रिवोल्ट हुआ था जिसको वासुदेव बलवंत फाड़के ने लेड किया था। और दूसरी चीज़, इन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट ये था। ठीक है, ये एक मेनली आर्म्ड रिवोल्ट था और ये हिंसक रिवोल्ट था अंग्रेज़ों के विरोध में। ठीक है, तो ये रिवोल्ट मेनली 1879 से 1833 तक चला था। ये जो मूवमेंट था ये मेनली लोकल कैरेक्टर का रह गया था। ठीक है, मतलब लोकली ये एक टाइप से कंसंट्रेटेड रह गया था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था। ठीक है, और ये एक आर्म्ड रिवोल्ट था जैसा कि आपको बताया है। ठीक है, और द 80s ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब जो 80s मतलब कि जो आखिर में 19वीं शताब्दी के जो आखिर में कुछ रिवोल्ट शुरू हुए, कुछ रिवॉल्यूशन टाइप के लाए गए, कुछ रिफॉर्म किए गए। ठीक है, तो इन्हीं को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, उसके बर्थ के रूप में हम लोग देखते हैं। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म थे, वो किन किन लोगों ने रिफॉर्म किए हैं, ठीक है, वो किस टाइप के रिफॉर्म थे, तो इन सबको अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है।